अमीर वर्सेस गरीब बहू का बंटवारा। कलावती अपनी दोनों बहू सौम्या और रागिनी के साथ रहती थी। कलावती की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थीं। जहां सौम्या एक अमीर घर से थी, वहीं रागिनी एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते कलावती रागिनी को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी। सौम्या बहू, ये देख, तेरे मायके से तेरे लिए केसर आया है, इसे रोज दूध में डालकर पीना, इससे बच्चा बहुत सुंदर पैदा होता है। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन रागिनी भाभी के ससुराल से उनके लिए कुछ नहीं आया क्या? जब से वो प्रेग्नेंट हुई हैं, मैं तब से देख रही हूँ कि उनके मायके से उनके लिए किसी ने कुछ भी नहीं भेजा। अब बहू, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ना जाने मेरे बेटे ने इसमें क्या देख लिया जो इस गरीब को ले आया। कलावती के साथ सौम्या भी रागिनी को उसके गरीब होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। सौम्या हमेशा ही कलावती को कुछ ना कुछ बात से रागिनी के खिलाफ भड़काती रहती थी। चलो अब जल्दी से ये फ्रूट्स और ये केसर का दूध ले जाती हूँ, अपने रूम में आराम से बैठ कर खाऊंगी। इतना बोलकर सौम्या अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी रागिनी और सौम्या की टक्कर हो जाती है, जिससे सारे फ्रूट्स और दूध नीचे गिर जाते हैं। ये क्या, आपने सब कुछ नीचे गिरा दिया? सौम्या, मैंने ये जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से गिर गया। गलती से नहीं गिरा है, ये आपने जानबूझकर किया। आप जलती हो मेरे से। आपका मायका मेरे मायके की तरह आपको ये सारी चीजें नहीं भिजवाता है। आप यही चाहती हो कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये चीज तो मुझे भी नहीं मिले। ये तुम क्या बोले जा रही हो? इतनी छोटी सी बात को इतना क्यों बड़ा कर रही हो? क्या हो गया, क्यों दोनों लड़ रही हो? माँ जी देखिए ना, माँ जी मैं अपने लिए फ्रूट्स और दूध लेकर जा रही थी, लेकिन रागिनी भाभी ने जानबूझकर इसे गिरा दिया। ये यही चाहती हैं कि मैं ऐसी चीजें ना खा पाऊं, क्योंकि इन्हें ये सारी चीजें इनका मायका नहीं भेजता है। माँ जी, सौम्या झूठ कह रही है, ये सब मुझसे गलती से गिरा है। क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? सौम्या अपनी आंखों से झूठे आंसू लेकर आती है, जिससे कलावती को सौम्या की बात पर यकीन हो जाता है। क्यों री रागिनी, मुझे नहीं पता था कि तुम गरीबों के पास पैसे के साथ इंसानियत भी नहीं होती है। चल अब जाकर दूसरे फ्रूट्स और दूध लेकर आ। इतना कहकर कलावती सौम्या के आंसू पोंछती और अपने हाथों से उसे फ्रूट्स और दूध पिलाती है, जिसे देखकर रागिनी के आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब होना इतना बड़ा पाप है क्या? मेरे गरीब होने की वजह से माँ जी और सौम्या मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। माँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने मारा है क्या? नहीं बेटा, मुझे किसी ने नहीं मारा है। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे ये क्या रागिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? अपने पति के पूछने पर रागिनी रोते हुए सारी बात सत्यम को बता देती है, जिसे सुनकर मुझे माफ कर दो रागिनी, मेरी वजह से तुम्हें हर रोज ये सब सहना पड़ता है। आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जब शाम को ऑफिस से आऊंगा तो ये सब तुम्हारे लिए लेते आऊंगा। इतना कहकर सत्यम अपने ऑफिस चला जाता है। शाम होते ही सत्यम रागिनी के लिए सारा सामान ले आता है और वापस घर आ रहा होता है कि अचानक उसके सामने से एक ट्रक आ जाता है, जिसके चलते सत्यम का उस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि सत्यम हमेशा के लिए अपने पैर खो देता है और अपाहिज बन जाता है। ये आपको क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? देख रही हो माँ जी, रागिनी भाभी गरीब होने के साथ कितनी मनहूस है। इनकी वजह से आज सत्यम भैया ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। सौम्या ने आग में घी डालने का काम कर दिया था। रोज रोज की लड़ाई और अपने बेटे के साथ ऐसा होता देख कलावती बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो घर का बंटवारा करने की सोच लेती है। सब सुन लो, मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। लेकिन माँ जी, बंटवारे से तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। तू चुप कर, इन सब की वजह तू ही है, समझी? कलावती बंटवारे में अपनी छोटी बहू को एसी वाला कमरा, जिसके अंदर सारा फर्नीचर था, देती और वहीं अपनी बड़ी बहू और अपाहिज बेटे को एक छोटा सा कमरा देती है। इस छोटे से कमरे में एक ही मिट्टी का चूल्हा था। इतने छोटे कमरे को पाकर भी सत्यम रागिनी कलावती से कुछ भी नहीं कहते और उसी में ही अपना गुजारा करने लगते हैं। सौम्या बहू, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। माँ जी, आप तो जानती हो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप मुझसे चाय कैसे बनवा सकती हैं? और वैसे भी ये टाइम मेरे आराम का है, आप खुद चाय बना लीजिए। इतना कहकर सौम्या अपने कमरे में चली जाती है और टीवी चलाकर आराम करती है। कलावती खुद ही चाय बनाती है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे सौम्या ने हर काम को हाथ लगाना बंद कर दिया था। वो बस पूरा दिन आराम करती और बेचारी कलावती को इस उम्र में खुद ही पूरे घर का काम करना पड़ता था। हाय, मेरी कमर तो आज टूट ही गई। ये घर के काम करते करते अब तो बाकी का काम बाद में ही करूंगी। अगर थोड़ी देर और काम किया तो मेरी कमर तो मेरा साथ ही छोड़ देगी। कलावती अपने कमरे में जाकर टीवी देखते हुए आराम करने लगती है और वहीं सौम्या को लेबर पेन शुरू हो जाता है।
लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया। माँ जी कहाँ हो आप? माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। टीवी की आवाज की वजह से कलावती को सौम्या की आवाज सुनाई नहीं देती और जिसकी वजह से सौम्या खुद ही दर्द से कराहते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। सौम्या जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो कारपेट पर पैर रखने से सौम्या अपनी पीठ के बल नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ बचा लो मुझे। ये तो चाची की आवाज है। अरे चाची तो नीचे गिर गई, अभी जाकर माँ को बताती हूँ। माँ चाची नीचे गिर गई है और वो बहुत तेज तेज रो रही है। क्या? परी की बात सुनकर रागिनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से सौम्या के पास जाती है। जैसे ही रागिनी सौम्या की हालत देखती है वैसे ही उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर पता नहीं ये कैसे नीचे गिर गई। डॉक्टर जल्दी से सौम्या को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। अब रागिनी को भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसको भी डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। जैसे ही इसकी खबर कलावती को पता चलती है वैसे ही वह अपने दोनों बेटों के साथ पहुंच जाती है। सौम्या और रागिनी दोनों ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं। डॉक्टर, सौम्या तो ठीक है ना? और उसका बच्चा वो भी ठीक है? आप फिक्र मत करिए, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। डॉक्टर सौम्या और रागिनी को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर देता है। तुम ठीक हो ना सौम्या? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। आज आपकी वजह से ही मेरा बच्चा बच पाया। अगर आप मुझे टाइम से हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते तो आज शायद मेरा बच्चा नहीं बच पाता। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनके बच्चे का बचना मुश्किल था। रागिनी बहू मुझे माफ कर दे, अगर तू ना होती तो आज मेरे घर का एक दीपक बुझ जाता। हाँ भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज। रागिनी और सौम्या कलावती को माफ कर देती हैं। कलावती भी किए गए बंटवारे को खत्म कर देती है। अब सारा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। कलावती का मुंह फूला होता है और वो सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही होती है कि तभी गुस्से से वो अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है। कहाँ मर गई तीनों की तीनों? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। कोई काम तो दिखाई देता नहीं है, जैसे कल्लो मैया कहीं की। अरे कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं हो इधर? कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनते ही उसकी तीनों काली बहू उसके सामने आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ माँ जी, आपने हमें याद किया? अरे सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कर क्या रही हो तुम तीनों? अभी तक हमें नाश्ता भी नहीं मिला। माँ जी मैं रसोई में नाश्ता ही तो बना रही थी। माँ जी मैं कपड़े धो रही थी। माँ जी मैं तो घर की सफाई ही करके मंदिर में पूजा करने गई थी। मुझे सुबह से नाश्ता नहीं मिला है और तुम तीनों अपने ही कामों में लगी हुई हो। जाओ सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाकर लेकर आओ। तभी वहाँ अर्जुन, रवि, रुपेश आते हैं। क्या हुआ माँ, आपका मुंह क्यों बना हुआ है? सुबह की चाय नहीं मिली क्या अभी तक आपको? एक तो काली, ऊपर से कामचोर और इसी के साथ में एक नंबर की निकम्मी है तुम तीनों की बहू। अरे माँ अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया उन तीनों ने? पता ही नहीं क्या सोचकर तुम्हारे पिताजी इन तीनों को इस घर की बहू बनाकर ले आए। अरे ये तीनों क्या मेरे घर की बहू बनने के लायक है? माँ बेशक से वो रंग से सांवली हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। आप हमेशा उन्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सुनाती रहती हो? उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे बुरा लगता हो तो लगे, इसमें मैं क्या करूं? मुझे कौन सा मेरे मनपसंद की बहू मिली है जो मैं अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठूं? ओहो माँ आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब वो तीनों रसोई के अंदर ही सुन रही होती हैं। ये सुनते ही उन तीनों को बहुत बुरा महसूस होता है। माँ जी की सेवा पानी में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके बाद भी माँ जी हमारे बारे में कैसा सोचती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि माँ जी को आखिर खुश कैसे करूं। जब से इस घर में आई हूँ तब से ही देख रही हूँ कि माँ जी को किसी भी चीज से खुशी मिलती ही नहीं। चलो अब हमें नाश्ता लगा देना चाहिए, नहीं तो फिर से हमारी सास का प्रकोप हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। तीनों की तीनों फौरन नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं, जिसके बाद कल्याणी के तीनों बेटे नाश्ता करके चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ दामोदर और उसके छोटे दोनों बेटे उठकर आते हैं। अरे आओ आओ मेरे प्यारे लाडलो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अरे क्या बात है, आज तुम अपने बेटों पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? ये दोनों ही तो सुपुत्र हैं मेरे, जो मेरा सपना पूरा करेंगे। आपने तो मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों के लिए अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी और देखना पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं होगी। कलावती मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया,
सुंदरता और अमीरी से परिवार नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए समझदार लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम इन दोनों की शादी अमीर घराने की लड़कियों से करवा दोगी तो क्या पता कल को वो इनके साथ निभा भी ना पाए। तुम तो अपनी जुबान को ताला ही मार लो, जब देखो अशुभ ही बोलते हो। देखना, मैं लड़कियां ढूंढ कर लेकर आऊंगी तो वो घर को संभालेंगी भी और दहेज में खूब सारा पैसा भी लेकर आएंगी। कुछ ही दिनों में कलावती अपने दोनों बेटों के लिए अमीर लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी करवा देती है, जिसके चलते वो उन दोनों का बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। हाय हाय, क्या बात है, तुम दोनों तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरह सुंदर बनाकर रखे, तुम्हारी खूबसूरती पर कभी दाग न लगे और बुरी काली लोगों की नजर से बचा कर रखे। अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम दोनों अंदर आ जाएं, बहुत ज्यादा थक गई हैं। हाँ सासू मॉम, क्या हम अपने कमरों में जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। कलावती उन दोनों को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके चलते कलावती की दोनों अमीर बहू अपना कमरा देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये क्या, इतने घटिया कमरे में मैं सोऊंगी? इस कमरे में तो एसी तक नहीं है। लगता है हमारे माता पिता को आप लोगों की गरीबी के चलते सब कुछ पता था, तभी उन्होंने हमारे दहेज में हमें एसी भी भिजवाया है। एसी का नाम सुनते ही कलावती बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो फौरन अपनी दोनों बहुओं के एसी दहेज के सामान से निकलवा कर उनके कमरों में लगवा देती है। मेरे होते हुए मेरी बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों आराम करो, बाकी के काम तो तुम्हारी जेठानी अभी देख लेंगी। कलावती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम अपनी बड़ी तीनों काली बहुओं से ही करवाती है। ओहो, देखो तो सही, तुम तीनों महारानियां यहाँ बैठी हुई आराम कर रही हो। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 देवरानी आई हैं, उनकी खातिरदारी क्या तुम्हारे माता पिता आकर करेंगे? जल्दी से उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बना लो, और एक काम करना, उनसे पूछ लेना उन्हें क्या खाना है। कलावती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। हम क्या उनकी नौकरानी हैं जो उनसे पूछने जाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आता, माँ जी हमें समझती क्या है? चलो छोड़ो, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए, नहीं तो पता है ना माँ जी बाद में हमारा क्या हाल करेंगी। तीनों अपनी देवरानियों की पसंद का खाना पूछकर उनके लिए खाना बनाती हैं, जिसके बाद भी उन तीनों की दोनों देवरानी और उनके खाने में नुस्ख निकालती हैं। छी छी छी, ये व्हाइट सॉस पास्ता कितना गंदा बनाया है, और इस सूप को टेस्ट तो बिल्कुल ही वाहियात लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं किसी जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर देती तो ही अच्छा रहता। ये सुनकर कलावती अपनी तीनों बहुओं को डांटना शुरू कर देती है। तुम तीनों को खाना भी बनाना नहीं आता? अरे कर दिया ना तुम तीनों ने मेरी दोनों प्यारी बहुओं को नाराज। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं खुद ही इनके लिए खाना बना लूंगी। कलावती गुस्से में अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो खुद ही रसोई में जाकर अपनी गोरी बहुओं के लिए खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। ये भेदभाव देखकर काव्या, अपूर्वा और आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो कलावती की दोनों गोरी बहू उसके सर पर तांडव करना शुरू कर देती हैं। अरे तुम दोनों ने ये क्या पहना है? अगर मोहल्ले में किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जाओ इसे बदल कर आओ। ए बुढ़िया, ज्यादा मचमच मत कर, तू होती कौन है हमें रोकने वाली? आज तक हमारे माता पिता ने हमें नहीं टोका, तो क्या हम तेरी सुनेंगे? ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इस बात का कलावती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। हे भगवान, मेरी तो तीनों काली बहू ही सबसे अच्छी हैं। कम से कम उन्होंने आज तक मुझे उल्टा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब मुझे उन दोनों की अक्ल को ठिकाने लगाना ही होगा। कलावती ऐसा सोचकर अपनी तीनों काली बहुओं को बुलाती है। तुम तीनों बहुत मेहनत करती हो और मैं हमेशा तुम्हें फिर भी डांटती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। और वैसे भी तुम तीनों बड़ी हो, हमेशा इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हो। मैं चाहती हूँ तुम अपने मायके कुछ दिन के लिए चली जाओ और आराम करके आओ। कलावती की ये बात सुनकर उसकी तीनों काली बहू बहुत खुश होती हैं और अपना सामान पैक करके अपने मायके निकल जाती हैं। वहीं उनके जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेघा और स्नेहा पर आ जाती है। कलावती घर के सारे काम उन दोनों से ही करवाती है, जिसके चलते उन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। माँ जी,
हमारी जेठानियों को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। आप उन्हें बुला दीजिए। हम दोनों जानते हैं माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया है, लेकिन हमारी जेठानियों के बिना हम दोनों अधूरे हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। बस मुझे इतना ही चाहिए था। कलावती की दोनों गोरी बहू लाइन पर आ जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी तीनों काली बहुओं को वापस बुला लेती है। उस दिन के बाद से उसकी 5 बहू एक साथ मिलकर अच्छे से रहने लगती हैं।